औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के पाक साफ मुबारक नाम से जो रहमान रहीम करीम गफ़्फ़ार रहीम है, ज़ुल जलाल वल इकराम है, या हय्यु या क़य्यूम है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का मालिक है, हाकिम है, वहदहु ला शरीक है। हज़ारों करोड़ों लामतन हुई दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम, और जिनके मतलब डॉक्टर इकबाल ने भी कहा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। Gentlemen, today we meet for the lecture 25. Before moving on to the lecture, as usual मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एक मैसेज ऑफ द डे, जो कि लेक्चर के शुरू में भी मैं करता हूँ और लेक्चर के आखिर में भी करता हूँ। और वो एक शायर ने कहा था ना, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेन एम इसका यह होता है कि मैं अपने आप को रीश्योर करता हूँ और मैसेज ऑफ गुडनेस शेयर करते रहते हैं हम एज एजुकेटेड लॉर्ड, एकेडेमिया लॉर्ड, ताकि हम इट्स अ रूट टू प्रोडक्टिविटी एंड इट्स अ रूट टू क्वालिटी एंड इट्स अ रूट टू सेल्फ ग्रूमिंग। हमें क्या पता किस लम्हे किसकी आवाज़, किसकी बात, किसी की कई चीज़ हमारे किसी के दिल में उतर जाए और उसी की वही ज़िंदगी बन जाए। तो इस मैसेजेस के मैं हमेशा बात करता होता हूँ। दो एम होते हैं। पहला एम तो मैं आपके साथ अपने साथ सेल्फ कमिटमेंट करता हूँ, अपने आप को रीश्योर कराता हूँ चीज़ों के मतलब कि ये होनी है, याद दहानी कराता रहता हूँ। और दूसरी, मुझे अच्छा लगता है कि यूर माई कोलीग्स, यूर एकेडेमिया पर्सन, पढ़े लिखे लोग हैं, कायनात का हिस्सा हैं, एक अच्छी कम्युनिटी का हिस्सा हैं। को किसी के दिल को, किसी बड़े को, किसी छोटे को, किसी हम उम्र को अगर अच्छी बात लगे तो आई थिंक इट्स आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें उसको शेयर करना चाहिए। और पर्सनल ग्रोथ जो है, सेल्फ ग्रूमिंग का जो मैं बात करता होता हूँ, वो जो मैंने क्या करनी, ये लॉ ऑफ नेचर है कि सेल्फ ग्रूमिंग का प्रोसेस जो है वो कब्र की दीवारों तक जारी रहता है। जब तक सांस में सांस है, दम में दम है, ज़िंदगी है। अल्लाह पाक की अनायत की हुई ज़िंदगी का मकसद ही है कि हमारा हर आने वाला दिन पिछले गुजरने वाले दिन से बेहतर हो और हम एक ग्रूमिंग और अच्छाई के रास्ते पे आगे से आगे चलते रहें। इन सीक्वल टू दैट, आज का जो मैसेज है, अल्लाह के प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इफ़ अल्लाह वांट्स टू डू गुड टू समबडी ही अफेक्ट्स हिम विद द ट्रायल्स। हमारे यहाँ जनरली एक कंसेप्ट पाया जाता है कि जी जिसमें हम खुदा न खास्ता नाशुक्री और डीमोटिवेशन और डिप्रेशन के कलमात कह रहे हैं कि रब्बा कायनात में यार मुझे ये मसले हो गए, यार मुझे बहुत मसले हैं, यार मेरे साथ परेशानी है, फलाने के पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, फलाने के पास घर अच्छा है, फलाने की सैलरी अच्छी है, फलाने का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। नो, वो अल्लाह के प्यारे नबी ने उसे एंटी डिप्रेशन, मैं इसको कहता हूँ एंटी डिप्रेशन टेबलेट दे दिया आपको, और ये टेबलेट रियलिटी, हक और सच्चाई पे मबनी है। इसके नीचे रेफरेंस भी लिखा हुआ है, सही बुखारी की वॉल्यूम 7 बुक 70 की हदीस नंबर 543 है ये, कि इफ अल्लाह वांट्स टू डू गुड टू समबडी ही अफ्लिक्ट्स हिम विद द ट्रायल्स। अगर अल्लाह ताला चाहते हैं कि किसी को उसके साथ कोई गुडनेस की जाए, उसके साथ मजीद बेहतरी की जाए, तो उस पर डिफरेंट ट्रायल्स, मुसीबतें या टेंशन आना शुरू आती हैं। तो इसकी मीनिंग ये है कि वो इम्तहान जो होता है, जो ट्रायल होता है, जो चैलेंज होता है, वो नेक्स्ट टाइम किसी अच्छाई का नतीजा होता है, उसमें स्किल्स पिनहा होती हैं। सो दी वन लाइनर से ये भी ड्रा कर सकता हूँ मैं, जो आपसे शेयर करूँगा, कि हमें कायनात की अल्लाह की दी नेमत का शुक्र अदा करें। और फॉर एग्जांपल अगर दी टेस्टिंग डे, ट्रायल्स डे आ गए हैं, तो फिर भी शुक्र अदा करें और पूरी तनदही के साथ, पूरी मोटिवेशन के साथ ज़िंदगी की रमक जारी रहे। जब तक सांस में सांस हैं, चीज़ें जारी रहें, गुडनेस का मैसेज जारी रहे, मायूसी करीब ना आए, एक सेल्फ मोटिवेशन के सफ़र पर रहें, माँ बाप की इज़्ज़त करें, बड़ों की दुआएं लें। माँ बाप की दुआएं तो तकदीरें बदल देती हैं। अदर डे आई वाज जस्ट शेयरिंग विद समबडी कि अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस है कि अल्लाह पाक कहते हैं कि जो सफ़ेद बालों वालों की दुआ रद्द करते हुए मुझे बड़ा ख्याल आता। अच्छा, बाप की दुआ और रब के दरमियान कोई नहीं आता। बीमार जो हैं इस एज में, बड़ी एज में वालिदैन बाज़ ऑफ पेरेंट्स बीमार होते हैं, तो बीमार जो हैं उनकी दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल करते हैं। तो ये डिफरेंट मीडियाज़ हैं, डिफरेंट सपोर्टिव लोग हैं, डिफरेंट सपोर्टिव अल्लाह ताला ने अपने मोहरे या लिंच पिन्स रखी हुई हैं, स्पेशली वालिदैन कि जिनकी दुआओं से बरकत आती है। सो जब भी ट्रायल के डेज हों, परेशानी के दिन हों, टेंशन के दिन हों, इन पे शुक्र करें और इनके शुक्र के साथ बस रमेन फर्म टू इट। मुसीबतें किस पे नहीं आई? अल्लाह के प्यारे नबी पे आई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया, अल्लाह के प्यारे नबी को उनको आइसोलेट किया गया शेब अबी तालिब में फॉर ऑलमोस्ट 3 ईयर्स। किस पे नहीं आई? कोट एनीबॉडी। लेकिन उस पर सब्र करना, शुक्र करना और गुड डेज का इंतज़ार करना, ये मोमनों का शेव है। और मोमन या मुसलमान कभी मायूस नहीं होता उसकी रहमत से। सो इट्स अ मैसेज फॉर यू ऑल
लेट्स थिंक फॉर गुड। हर शाम के बाद सुबह होती है, हर रात के बाद सहर होती है, और हर आंधी और तूफान के बाद मौसम सुहाना होता है। सो लेट्स सी एंड लेट्स हैव पॉजिटिविटी इन लाइफ, और हम अल्लाह से अच्छी एक्सपेक्टेशंस के साथ लाइफ को अपनी पूरी थ्रिल, पूरी मेहनत और पूरी फुल टाइम कमिटमेंट के साथ गुजारें। द नेक्स्ट मैसेज इज, जो एक दुआ है जिसमें मुस्लिम 918 उसका रेफरेंस है, नरेटेड दैट Umm Salma, may Allah be pleased with her, said, I heard the messenger of Allah, peace be upon him, Allah के प्यारे नबी को, blessing of Allah be upon him, say, there is no Muslim who is taken with the calamity and says what Allah has enjoined. Verily to Allah we belong and unto him is our return. हम अल्लाह की मलकियत हैं, उसी की तरफ लौटना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जहाँ से आए हैं उसी की तरफ ही लौटना है। वेरीली अल्लाह वी बिलोंग, अल्लाह से हम बिलोंग करते हैं। अनटू हिम इज आवर रिटर्न। ओ अल्लाह, रिवॉर्ड मी फॉर माई अफेक्शन एंड कंपनसेट मी विद समथिंग बेटर। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे राज़िक, मुझे कोई अच्छाई दे दे, भलाई दे दे, मुझे कंपनसेट दे कर दे उससे। बट अल्लाह विल कंपनसेट हिम विद समथिंग बेटर। यकीनन अल्लाह उसको बेटर से, गुड की निस्बत बेटर से करेंगे, किसी बेहतर चीज़ से ही अनायत फरमाएंगे। ये दुआ है जो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कोट की, और वही कोट मैंने आपके साथ की। सो इट्स अगेन अ मैसेज ऑफ पॉजिटिविटी। ऐ मेरे मालिक, हमें किसी का मोहताज होने से बता। ऐ मेरे मालिक, कायनात में सिर्फ अपनी ज़ात का मोहताज रखियो। ऐ मेरे खालिक मालिक, हमें वालदैन की पूरी खिदमत करने की हिम्मत अता फरमा। वो मोटिवेशन दे दे, वो ज़ुबान में मिठास दे दे कि हमारी बात निकले तो सदका, हमारा काम हो तो मुसलमानों के लिए, कम्युनिटी के लिए चाहिए हो, हमारा एक्ट हो तो पॉजिटिविटी का हो। ऐ मेरे मालिक, हमारे दिल की दुआ उसी तरह कबूल कर ले जिस तरह हमारे दिलों के डाटे में छुपी हुई है। हमारे साथ पर्दों में दुआ कबूल कर लें, हमारे राज रख लें। आमीन सो आमीन। So with this, we move to the lecture 25, as I earlier quoted you, productivity and quality management, lecture 25. Before we move further, we will just be referring to the summary of previous lecture, that is controlling for quality. कंट्रोलिंग फॉर क्वालिटी में आपको अगर याद होगा जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, डिफाइन द कंट्रोल प्रोसेस एंड डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्टिंग, डेवलप एन एप्रिसिएशन फॉर बिजनेस प्रोसेस एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग पे बात हुई थी। इंट्रोड्यूस एंड डिस्क्राइब्स द वेरियस रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, जो वेरियस रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स थे उनके डिस्क्रिप्शन आगे। उसके बाद डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस इज क्रिटिकल विद रिगार्ड टू कंट्रोल। जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है कंट्रोल के लिहाज से वो क्रिटिकल है। मैनेजमेंट मस्ट आइडेंटिफाई द कस्टमर वेयर द कस्टमर इज। मैं पहले भी पिछले लास्ट टाइम भी बात की थी, मैनेजमेंट का प्रायोरिटी 1 काम ही यह है कि कस्टमर को डिफाइन करना, कस्टमर को लोकेट करना, कस्टमर को आइडेंटिफाई करना। हाउ द कस्टमर बायज एंड हाउ द कस्टमर कैन बी रीच्ड। कस्टमर कैसे खरीदता है और कस्टमर कैसे रीच आउट किया जा सकता है उसको। नेक्स्ट, मैनेजमेंट मस्ट डिटरमिन व्हाट द कस्टमर बायज। उसके बाद मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि कस्टमर क्या बाय करता है। इन एडिशन टू डिफाइनिंग द प्रेजेंट बिजनेस, मैनेजमेंट मस्ट आल्सो आइडेंटिफाई व्हाट फ्यूचर बिजनेस विल बी एंड व्हाट इट शुड बी। साथ ही मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि फ्यूचर बिजनेस क्या होगा और कैसे होगा। फ्यूचरिस्टिक उनकी विजन अप्रोच होनी चाहिए कि बिजनेस को लेकर अगर हम चलते हैं तो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस अप्रोच क्या होगी। इंट्रोडक्शन टू क्वालिटी रिपोर्टिंग बेसिक्स की बात हो रही थी। इसमें कहा गया टू बी यूजफुल परफॉर्मेंस लॉगिंग मस्ट बी असेंबल्ड एंड लॉग्ड ऑब्जेक्टिवली। जो हम कहते हैं ना व्हीकल लॉग बुक की तरह है, परफॉर्मेंस लॉग बुक भी इसी तरह ही होती है कि प्रॉपर लॉगिंग होनी चाहिए इवेंट्स की, परफॉर्मेंस के लिए, टाइमिंग्स की, और वो ये ज़रूरी है फॉर ईच वन पॉइंट इन टाइम टू गिव अ गुड फेयर आइडिया ऑफ द सिचुएशन, एवेल्युएशन, मॉनिटरिंग टू द टॉप मैनेजमेंट। Those who must rely on such information have a right to be assured that the data are free from bias and inconsistency, whether deliberate or not. यानी बायस डाटा नहीं होना चाहिए, इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए उसमें। फॉर दिस रीजन परफॉर्मेंस लॉगिंग सिस्टम रिलाई ऑन सर्टेन स्टैंडर्ड और गाइड्स दैट हैव प्रूव्ड यूजफुल ओवर द ईयर्स इन इम्पोर्टिंग वैल्यूड इंफॉर्मेशन। वैल्यूड इंफॉर्मेशन पे थोड़े सालों से उन्होंने इसका ज़्यादा जोर देना शुरू किया हुआ। समरी, defining the organizational purpose is critical with regard to control. All forms of management control are designed to provide the manager with information regarding progress,
Quality managers are now largely responsible for preparing detailed performance statement. Quality managers जो हैं उनका रोल चेंज हो गया इंस्पेक्शन से, वो डिटेल परफॉर्मेंस स्टेटमेंट के मतलब उनका सारा फोकस हो गया आज की डेट में ड्यू टू दी क्वालिटी एवोल्यूशन। पहले इंस्पेक्शन होती थी पर TQM की तरफ उसका जर्नी जारी है। टू बी यूजफुल परफॉर्मेंस लॉगिंग मस्ट बी असेंबल्ड एंड लॉग ऑब्जेक्टिवली, इसको ऑब्जेक्टिवली किया जाना चाहिए, इसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए। द बिजनेस क्वालिटी रिपोर्ट आल्सो नोन एज परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज लिस्टिंग द फर्म्स प्राइमरी एंड सपोर्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एक्टिविटीज ऑन गिवन डेट। जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हैं उसको गिवन डेट के साथ उसका डाटा आना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग आउटपुट्स एंड नॉन कन्फर्मेंस इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग प्रोसीजर पे हम बात करेंगे। जर्नलाइजिंग प्रोसीजर क्या है, इसको किस तरह हैंडल करना है। जैसे हमने पहले पिछली स्लाइड में देखा था कि जी प्रोसेस जो है उसको प्रॉपर तरीके से लॉगिंग उसकी करना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको जर्नलाइजिंग प्रोसीजर कहा जाता है। इस प्रोसीजर को कैसे फॉलो किया जाता है इस पर हम बात करेंगे अभी। To illustrate the recording of activities in the activity report log, assume that on May 1, 20 John D or the Red Beet Company sales department took 500 orders from the customer. किसी particular day को that is May 1 को उन्होंने 500 orders लिए customer से। Upon review of these orders, 3 non-conformities was found. जब review किया गया इन orders को तो 3 non-conformities वो मिले हमें। This activity is recorded on the first page of the activity report or log as follow. उसको फर्स्ट पेज पे इस तरह लिखा उन्होंने। ये विद द केस स्टडी इसलिए दिया गया है ताकि अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी आसान में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए। आप देखें डिपार्टमेंट हो गया, एक्टिविटी हो गया, रिकॉर्ड यूज्ड, और उसके बाद आगे डिस्क्रिप्शन होगी, सेल्स टेकन, टोटल, NC, रॉन्ग प्राइस और रॉन्ग पार्ट नंबर। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ दी नॉन कन्फर्मेशन की डिटेल्स इन्होंने दे दी। अभी हम जर्नलाइजिंग प्रोसीजर पे बात करेंगे। द रिकॉर्ड ऑफ द आउटपुट्स दैट इज सेल्स टेकन एंड नॉन कन्फर्मेंस दैट इज इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉन कन्फर्मेंस प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ ईच डेज एक्टिविटी विच इज वैल्यूएबल रेफरेंस इफ देयर इज सम फ्यूचर क्वेश्चन अबाउट द एक्टिविटी। ये वैल्यूएबल रेफरेंस है, अगर आप डॉक्यूमेंट आप निकाल लिया तो फीचर के तौर पे इसको रेफरेंस के तौर पे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द रेड बीट कंपनी कंप्लीटेड द फॉलोइंग एडिशनल एक्टिविटीज ड्यूरिंग मई में उन्होंने ये कंप्लीट की सारी एक्टिविटीज। May 12 shipping and receiving shipped 150 units at 12 shipments were found non-conforming। ये उन्होंने देखें कि पहले May 1 की थी, May 12 की उन्होंने लॉग या उसकी एक्टिविटी रिपोर्ट इसी तरह भरी, डिपार्टमेंट लिख दिया, एक्टिविटी लिखी, रिकॉर्ड यूज लिख दिया, डेट, डिस्क्रिप्शन, टोटल, NC, और जो नॉन कन्फर्मेंस हैं रॉन्ग क्वांटिटी ऑर्डर्ड, रॉन्ग पार्ट नंबर पे कितने थे उसको ज़्यादा उसकी डिटेल कर दी नॉन कन्फर्मेंस की। दिस स्लाइड शोज दैट एक्टिविटी उसमें क्या रखी है इन्होंने। May 3, 2000 को डिपार्टमेंट A प्रोड्यूस 25,000 यूनिट्स एंड 1500 नॉन कन्फर्मिटीज वर फाउंड। उसको आपने अपनी रिपोर्ट में या एक्टिविटी लॉग में कैसे लिस्ट करेंगे, इट्स अ केस स्टडी अगेन। इसको जरा गौर से सारे कॉलम्स पे फोकस करते हैं हम। इसके पहले कॉलम है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में आपने लिख दिया प्रोडक्शन, एक्टिविटी में आपने लिख दिया डिपार्टमेंट A जो उसका सब डिपार्टमेंट था, रिकॉर्ड यूज्ड, प्रोडक्शन वर्क ऑर्डर्स के बेसिस पे उन्होंने इसको कैलकुलेट किया। अगर हम उसके कॉलम्स देखें गौर से तो कॉलम्स हैं डेट, डिस्क्रिप्शन, टोटल, नॉन कन्फर्मेंस और आगे नॉन कन्फर्मेंस की डिटेल्स हैं कि रॉन्ग कलर की वजह से कौन सी हुई और आउट ऑफ टॉलरेंस या टेक्निकल स्पेक्स की वजह से कितनी हुई। राइट, उन्होंने कहा जी 5/1 को सो एंड सो को, डिस्क्रिप्शन ये हुई कि पार्ट नंबर लिख दिया, टोटल जो इसकी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई देवर 25,000, नॉन कन्फर्मेंस उनमें से थी 1500 में से जो नॉन कन्फर्म्स थी 1200 थी उनका रॉन्ग कलर था 1200, और टॉलरेंस आउट थी जो टेक्निकल स्पेक्स को मीट नहीं कर रही थी वो 300 थी। सो व्हेनेवर यू लिंक दिस एक्टिविटी और डेट, द क्लैरिटी ऑफ पर्पस शुड कम कि क्या हुआ, नॉन कन्फर्मेंस क्या थी, नॉन कन्फर्मेंस की डिटेल को डिग आउट करें, अनअर्थ करें, और बाकी जो काम कितना हुआ किस तरह वो प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। अगेन May 4 सेम वे डिपार्टमेंट B मेड 12,000 यूनिट्स एंड 150 नॉन कन्फर्मेंस वर फाउंड। उन्होंने इसी तरह उन राइट सिमिलरली लाइंस कि उन्होंने 12,000 की एंट्री कर दी और 150 नॉन कन्फर्मेंस की कर दी, तो ऑब्वियसली उसकी जो आगे उसकी डिवीजन थी उसको भी इंडिकेट कर दिया। May 10
मई 10 में आप देखें डिपार्टमेंट सी प्रोड्यूस्ड 5000 यूनिट्स विद 250 नॉन कन्फर्मिटीज। 5000 यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस की 250 नॉन कन्फर्मिटीज के साथ। वो भी देखें फेडिंग या क्रैकिंग में कुछ आई और उनको उन्होंने कैलकुलेट कर दिया। मई 12 shipping and receiving ship 250 units and 11 shipment were found non conforming। इसकी भी आप अगर गौर करें तो डिटेल में इन्होंने एंट्री कर दी कॉलम वाइज कि इसको किस तरह लेके आगे चलेंगे। राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट द जर्नलाइजिंग प्रोसीजर। इन द एक्टिविटीज रिकॉर्डेड अबव देयर वाज ओनली वन एंट्री। आपने देखा होगा पिछली जो 3-4 स्लाइडें हमने दिखाई, केस स्टडी दिखाया है, उनमें एक एंट्री थी कि एक नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोडक्शन वालों ने बताए और नॉन कन्फर्मेंस बताए और फिर नॉन कन्फर्मेंस की डिटेल्स बताएं, एक एंट्री थी। मैनी बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर द यूज ऑफ मोर देन वन एंट्री। ऑब्वियसली साइमल्टेनियस काम हो रहा है, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, असेंबली लाइन है, लीन मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, तो मोर देन वन चाहिए होगी उनको। एनी एंट्री ऑन द एक्टिविटी रिपोर्ट और लॉग रिक्वायरिंग मोर देन वन एंट्री इज एडेड टू द नेक्स्ट अवेलेबल लाइन अनटिल द रिकॉर्ड इज कंप्लीट। अगर कोई और एंट्री चाहिए हो तो साथ नेक्स्ट अवेलेबल लाइन पे कर दी जाती है और द कंप्लीशन ऑफ द रिकॉर्ड इज इंश्योर्ड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। दीज लॉग्स आर यूजुअली कंप्लीटेड बाय द रिस्पांसिबिलिटी सेंटर मैनेजर्स। ये जो लॉग्स हैं रिस्पांसिबिलिटी सेंटर मैनेजर्स करते हैं एंड गिवन टू द क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पोस्टिंग इन द परफॉर्मेंस लॉग। यानी जो हमारे रिस्पांसिबिलिटी सेंटर के मैनेजर्स होते हैं जनरली वो फिल करते हैं और गिवन टू दी क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर पोस्टिंग इन दी परफॉर्मेंस लॉग, और फिर सारी अल्टीमेटली परफॉर्मेंस लॉग में ये पोस्ट की जाती हैं, उसमें ये डॉक्यूमेंट की जाती हैं फॉर द अवेयरनेस एंड दी नॉलेज ऑफ एवरीवन। पोस्टिंग अगला पॉइंट है, पोस्टिंग, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। द प्रोसेस बाय विच आउटपुट्स एंड नॉन कन्फर्मेंस आर समराइज्ड एंड ट्रांसफर्ड टू एक्टिविटीज ऑन द परफॉर्मेंस लॉग इज कॉल्ड पोस्टिंग। ये वो प्रोसेस है जिसमें कन्फर्मेंस और नॉन कन्फर्मेंस चीज़ों को समराइज किया जाता है और ट्रांसफर टू दी एक्टिविटीज ऑन दी परफॉर्मेंस लॉग इज कॉल्ड पोस्टिंग। इनको फिर पोस्ट की तरफ लाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग टोटल्स फॉर द आउटपुट्स दैट इज टोटल कॉलम एंड द नॉन कन्फर्मेंस NC कॉलम ऑन द इंडिविजुअल एक्टिविटी रिपोर्टिंग और लॉग्स टू दी परफॉर्मेंस लॉग। इनको रिपोर्टिंग से लेके उसको परफॉर्मेंस लॉग के तौर पे एज ए इंडिविजुअल इसको इन टोटलिटी इंश्योर किया जाता है। दिस इज यूजली परफॉर्म्ड वंस मंथ बाय द क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन। हमने शुरू में बात की थी कि क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्वालिटी परफॉर्मेंस लॉग जो है, दैट इज द हब ऑफ द एक्टिविटीज, और वो सारे इसको पोस्ट करके इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर्ली वो इंश्योर किया जाए। इन मोस्ट बिजनेसेस द पोस्टिंग इज डन आइदर मैनुअली और बाय डाटा प्रोसेसिंग मेथड्स। ज्यादातर बिजनेस में या तो ये मैनुअली की जाती है या डाटा प्रोसेसिंग के थ्रू की जाती है। द कन्वर्जन टू paperless information system has become very common among the business. Yes, mostly through LAN, local area network, knowledge management details के तहत, major data server के तहत और अपनी जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए हैं उसके तहत इसको जनरली पोस्ट किया जाता है हार्ड कॉपी की निस्बत। इट्स अ IT डिवाइस, IT के थ्रू इसको IT को एज ए टूल लिया जाता है इस केस में। एक्टिविटी रिपोर्ट, पोस्टिंग टू द बिजनेस क्वालिटी रिपोर्ट। अभी इस स्लाइड को हम गौर से अगर देखें कि इस एक्टिविटी रिपोर्ट में क्या कुछ है, आप गौर करेंगे जी डिपार्टमेंट है, एक्टिविटी है, डेट है, उधर से जनरेट हुई। रेड बेड कंपनी ने उन्होंने परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट की, प्राइमरी सेंटरों से सबसे ली, आपने देखा होगा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू भी किया, डिजाइन कंट्रोल भी किया, परचेजिंग भी देखी, वेंडर असेसमेंट भी की, परचेजिंग डाटा भी देखा, फिर प्रोसेस कंट्रोल पे उन्होंने जोर दिया, डिपार्टमेंट A, B, C में क्या हुआ, परसेंटेज साथ वैल्यू निकाली उनकी, डिलीवरी पे गए जाके और प्राइमरी परफॉर्मेंस पे गए जाके वो आई 250 और टोटल ऑफ दी 80% पे आ गए। तो सो पोस्टिंग टू दी बिजनेस क्वालिटी रिपोर्ट, ये बिजनेस क्वालिटी रिपोर्ट की पोस्टिंग के तौर पे निकल आई और उसको एज ए पार्ट ऑफ इट देखा गया। अभी नो विल शिफ्ट टू दी प्रोडक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। प्रोडक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग क्या है? Inspection records should be maintained that are identifiable to badge, lot, serial number और work order number। यानी इनकी जो इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स हैं इनको किसी तरीके से किसी लॉजिकल सीक्वेंस पे रखना जरूरी है ताकि इनकी ट्रेस बैक और इनका एक दूसरे से लिंक करना आसान हो जाए। वो रखी बैच, लॉट, सीरियल नंबर और दी वर्क ऑर्डर नंबर। When data are to be taken, define the number of data points and specify the appropriate format फॉर रिकॉर्डिंग द डाटा। एक फॉर्मेट भी आप दे देते हैं फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द डाटा।
An activity report or log is maintained providing a chronology of the inspections performed. एक एक्टिविटी लॉग रखी जाती है, एक्टिविटी रिपोर्ट मेंटेन की जाती है जो कि अनर्थ करती है इस पूरी इंस्पेक्शंस को और देखती है कि किस में क्या परफॉर्मेंस रही, कैसे रहा. राइट, वी आर कवरिंग दी प्रोडक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग. प्रोडक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग पे बात हो रही थी. द इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स शुड कंटेन दी फॉलोइंग. जो भी इंस्पेक्शन होगी उसके रिकॉर्ड में ये कुछ होना चाहिए. इंस्पेक्शन डेटा एंड रिजल्ट्स कंपेयर टू एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. दैट इज इंस्पेक्शन डेटा एंड रिजल्ट्स एज कंपेयर टू द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया. कि जो इंस्पेक्शन हमने की उसकी जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के साथ क्या मैचिंग थी, उनसे उनके अगेंस्ट जब पिच किया तो क्या सूरत हाल थी, क्या हमारी फाइंडिंग्स थी. एंड एक्सेप्टेंस डिसीजन शुड बी रीच्ड फॉर ईच इंस्पेक्शन आइडेंटिफाइंग वेदर और नॉट compliance with the acceptance criteria has been achieved. तो ज़्यादा ज़रूरी है कि compliance to the acceptance standards जो थी, technical specs थी या दूसरी confirmation थी, वो हुई है achieve के नहीं through inspection. This acceptance or rejection decision should be recorded, dated, signed and made available for review. यानी उस इंडिविजुअल का जिसने ये डिसीजन दिया, जो भी इंस्पेक्टर था, जो भी इसको सुपरवाइज कर रहे थे, उनका साइन, डेट, उनके पूरा रेफरेंस नाम और इट शुड बी वेरी ब्रीफली काउंटेड, डॉक्यूमेंटेड और ये सारा रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए. उसके बाद प्रोडक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग में हमने एक बार किया द रिटर्न डिस्पोजिशन. दैट इज के जो कि रिटर्न डिस्पोजिशन थी, वेवर्स जो हमने वेवर अलाउ किए, फ्लक्चुएशंस अलाउ की, और डेविएशन जो डेविएशंस की फ्रॉम ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ने अलाउ की. फॉर एग्जांपल मटेरियल रिव्यूड बोर्ड ने किया, मटेरियल सैंक्शन अथॉरिटी ने किया, रिव्यूइंग सैंक्शन ने किया, जो भी बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज लेवल पे था, फॉर रिलीज ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आइटम एंड सर्विसेज. यानी नॉन कन्फर्मिंग आइटम जो है अगर किसी ने उसको रेगुलेट किया, पास किया, क्वालिफाई कराया तो किसने कराया, एंड इट शुड बी अ प्रॉपर अथॉरिटी और उनका भी पूरा रेफरेंस इंडिकेट होना चाहिए सो दैट किसने अलाउ किया, इंस्पेक्ट किया, किसने उसको फिर उस डिसीजन को रेगुलेट किया या उसको रीडायरेक्ट अगेन किया या उस पर नया डिसीजन दिया. इंस्पेक्शन डाटा इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनी नॉन कन्फर्मिंग आइटम्स provided on a timely basis to responsible functions as feedback to be used for trend analysis और process improvement. आप देखें कि जब भी ये प्रोडक्ट परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग होती है तो इसके बहुत सारे इसके फॉलोआउट्स हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं जो अपेरेंटली मैं आपसे शेयर करता हूँ. जिनमें से एक तो ये है कि आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाती है. दूसरा ये है कि आपके अपनी प्रोसेस इंप्रूव हो जाते हैं कि यू गेट टू नो कि यू आर मोर एक्सपीरियंस एंड वाइज ऑन दी सब्जेक्ट को नेक्स्ट टाइम वो होना नहीं चाहिए. तीसरा ये हो क्या, ट्रेंड एनालिसिस आ जाता है कि फलां लॉट के मटेरियल से ये ट्रेंड था, नेक्स्ट टाइम वो रॉ मटेरियल या ट्रेंड हमने इन्वेंट्री में नहीं लेनी, उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इशू भी आ जाता है. फिर आपके इवन वर्कर्स की स्किल्स का लेवल आ जाता है, स्किल या ट्रेनिंग जो चाहिए वो आ जाती है. आपकी मैनेजरियल स्किल्स के लोगों की आ जाती है कि जी इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं. इवन इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग भी आ जाती है. सो कोई भी चीज़ जब ऑब्जर्वेशन आती है या डॉक्यूमेंट होती है तो इट ब्रिंग्स बैक सो मेनी थिंग्स, पूरा पैकेज लाती है फॉर द इम्प्रूवमेंट फॉर द एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन इन द डिफरेंट स्फीयर्स. एनालिसिस पे अभी बात करते हैं कि इसका टोटल एनालिसिस क्या है. रैंक्ड ऑर्डर एनालिसिस होता है which says the business quality report and activity reports provide a basis for establishing frequency distributions. Very right, बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा और फोकस करेंगे काइंडली. कि वो कहते हैं जी रैंक ऑर्डर एनालिसिस का पहला पॉइंट उसने बड़ा अच्छा दिया, द बिजनेस क्वालिटी रिपोर्ट, जो भी बिजनेस क्वालिटी रिपोर्ट हमने डिटेल में इस पर डिस्कस किया था, एंड एक्टिविटी रिपोर्ट्स, जो एक्टिविटी रिपोर्ट्स हैं, प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द एस्टेब्लिशिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के किस तरह चीज़ हो रही है, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, वो सारी. द नॉन कन्फर्मिटीज बिकम क्लास बाउंड्रीज, जो नॉन कन्फर्मिटी होती है वो क्लास बाउंड्रीज हो जाती है. एंड द नंबर्स ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज आर द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ अकरेंस. द नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मेसी जो है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट उस पर आ जाता है. द नॉन कन्फर्मिंग क्लास can then be arranged with the highest occurring non-conformity at the top on down to the lowest as shown in table 3.1.
यानी इसका जो पैकेज की डॉक्यूमेंटेशन है इस पूरी एक्टिविटी की वो हाईएस्ट टू लोएस्ट आ जाती है और उसको साथ साथ रिपोर्ट किया जाता है और ट्रेंड एनालिसिस भी आ जाता है और पूरे एनालिसिस को सपोर्ट करती है। उस डाटे का, उस एक्टिविटी का, उस रिपोर्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं जिसके एनालिसिस में या जिसके डाटा को रीअरेंज नहीं किया जाता एज इट सूट्स यू फॉर दी यूजफुल मेयर्स। वो डाटा एक रहा डाटा है जिस डाटा को अगर प्रॉपर्ली अरेंज नहीं किया जा रहा, तो एनालिसिस के लिए डाटा को एक लॉजिकल सीक्वेंस में रीअरेंज किया जाता है और जिससे नए लेसन लिए जाते हैं। फ्रॉम टेबल 3.1 ये नीचे जो गया हुआ है, पहले हम टेबल पे आ जाते हैं जस्ट फॉर अ वाइल। इस पे काइंडली फोकस करें इस टेबल पे कि इसके 4 कॉलम है। जैसे रैंक ऑर्डर एनालिसिस की बात हो रही है, नंबर 1 इज द रैंक, 1 2 3 4 5 समरी हो गई। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी की जो नॉन कन्फर्मिटी है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, क्रैक कितने थे, लूज कितने थे, लूजेंट कितने थे, लीक कितने थे, स्टिकिंग कितने थे, फ्रैक्चर्ड कितने थे, यानी किस तरह किस बात पे वो नॉन कन्फर्म में हुए, इतनी डिटेल तक अब आगे। और टैली यानी वो टैली मीन उनको नीचे टैली कर दिया, फ्रीक्वेंसी उनकी किसी की 5 थी, 4 थी, 3 थी, 2 थी, एक हाईएस्ट को आपने सबसे ऊपर रखा, यानी इस केस में जो क्रैक थे वो 5 थे और वो टोटल का परसेंटेज वो 0.33% यानी 15 का 0.33% थे वो। तो वो लाइकवाइज ये आपने ट्रेंड एनालिसिस भी आ गया कि जी हम कह सकते हैं वेरी कंफर्टेबली ये इसको देखते हुए कि भाई ये क्रैक की ट्रेंड ज्यादा है इसमें। सो इट शुड गिव अ वेरी कन्वीनियंट एंड सेल्फ एविडेंट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस आर दी conclusions to the reader या top management so that they can appropriately use it in a beneficial manner. So it says from table 3.1 it should be obvious that cracked is the most frequently occurring non-conformity. Yes, हमने पहले बात कर दी कि most frequently occurring non-conformity जो है वो cracking है. Hence this should be the first problem to be corrected. Yes, जो जितनी प्रॉब्लम है प्रायोरिटी वाइज नंबर 1 प्रॉब्लम एनिमी आपकी क्रैकिंग होगी। अभी सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे प्रोसेस रिव्यू वाले, रीडिज़ाइन वाले, प्रोसेस इंप्रूवमेंट वाले सारे इन पे जोर देना चाहिए। वाई क्रैकिंग कमिंग, रॉ मटेरियल से आ रही है, स्किल मैन वर्कर की फॉल्ट है, सुपरवाइजर की फॉल्ट है, मटेरियल की फॉल्ट है, स्पेक्स की फॉल्ट है, प्रोसीजर की फॉल्ट है, मशीनों की फॉल्ट है, कहाँ फॉल्ट है, तो इसको करेक्ट करने की जरूरत है। फिशबोन डायग्राम, another important thing, fishbone diagram पे बात करेंगे हम। The fishbone diagram shown in figure 3.6 is used to determine causes and effects which relate to the non-conformity। ये non-conformity की cause और effect को predict करती है जो fishbone diagram है। The major branches of the fishbone diagrams are used to determine the major influences that would result in the problem of outcome, जो उनके problem outcome पे आनी affect करेंगी। The branches are as follow। Number 1 is method। This is branch where you would describe those factors in the process that would affect the output with regard to the current practices। यानी ये methods की बात कर रहे हैं कि this is the branch where you would describe those factors in the process that would affect the output with regard to the current practice। जो output को affect करेंगे with regard to the current practice को methods की बात होगी। फिर machines की बात होगी, machines में आ जाता है। Here you would identify those factors which are related to the equipment used in process। जो कि equipment पहले method वो थी procedures के मतलब था कि आप how you are doing, फिर machines आ गई जो equipment उसको affect कर रहा है। right, fishbone diagram में हमने method और machines की पहले बात की, अभी हम आ गए हैं materials पे। materials में वो कहता है here you would identify those factors related to the material used in the process जो कि material को affect करते हैं। फिर number 4 is the people। Here you would identify those factors related to the people working within the process। जो उस process के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको आप टारगेट करेंगे। So we are 4 things: methods, machines, materials and people। This technique has proven to be useful in determining the cause of problems। ये एक अच्छी टेक्निक रही है cause of problem, cause and effect, इसलिए इसका नाम रखा गया। It is interesting to note here that changing any variable in the process will result in change in the output regardless of whether it is actual cause। इनकी कोई भी इनपुट वेरिएबल चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज होगा और उससे वो ये आपको अफेक्ट जो उस फैक्टर का बड़ा सेल्फ एविडेंट तरीके से नजर आएगा। फिशबोन डायग्राम, अभी हम फिशबोन डायग्राम की एक्चुअली बात करेंगे कि एज पर फिगर ये कैसे शो होती है। यू सी दिस फिगर ऑन दिस स्लाइड, फिगर 3.6, दैट इज फिशबोन डायग्राम। अगर आप इसको गौर से करें तो शुरू से जब पहले आपने मेथड्स को टारगेट किया, मटेरियल्स को किया, उसमें गेजेस आ गई
मेथड्स में गेजेस क्या हैं, और मटेरियल में आपका ब्रिटल मटेरियल आ गया, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल आ गया। मशीन्स में आपकी मशीन्स की मेंटेनेंस हुई आगे कि किस तरह हो रही है, और पीपल में लैक ऑफ ट्रेनिंग आ गई। ये वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं। मैंने शुरू में बात की थी मेथड्स, मशीन्स, मटेरियल एंड पीपल। आप गौर करें, मेथड्स और मटेरियल को पहले ले लेते हैं। तो मेथड्स में जो प्रॉब्लम ला सकती हैं वो गेजेस ला सकती हैं कि जी गेजेस क्या आपने लो की, आपने कितना फैक्ट रखा, टॉलरेंस क्या की, वेरिएशंस क्या की। अगर आपको याद हो एक लेक्चर में मैंने बात की थी कि डेमिंग ने कल्प्रेट कहा था वेरिएशंस को। तो गेजेस आर द बेसिक्स इन दैट। मटेरियल से आप देखें कि मटेरियल कैसा है, ब्रिटल मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है, हार्ड है, लोअर क्लास है, तो वो सिक्के इफेक्ट होगी। मशीन्स पे आप देखें कि मशीन्स की मेंटेनेंस कैसे है, उनकी टूल्स कैसे हैं, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस कैसे है, उनकी प्रोसीजन कैसी है, उनकी कैलिब्रेशन कैसी है। अभी लोगों पे आ जाए, पीपल, ह्यूमन कैपिटल जो है, HRM जो है, ह्यूमन रिसोर्स का जो इशू है उस पर आ जाते हैं। उसमें लैक ऑफ ट्रेनिंग इज वन ऑफ द मेजर काज जो लोगों को मोमेंट इफेक्ट करती है। लैक ऑफ कोऑपरेशन, वर्कर की अपनी मोटिवेशन भी इफेक्ट करती है। एंड पे आप गौर करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जब इसको फिल्टर आउट करते जाते हैं, आप उसको फिल्टर लगा के सिंगल आउट करते जाते हैं प्रॉब्लम को, आइसोलेट, एंड पे मेन प्रॉब्लम आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाती है, आंखों के सामने आ जाती है कि दिस इज द मेन प्रॉब्लम। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था, क्रैकिंग सामने आई थी, तो क्रैकिंग की काजेस को बैकवर्ड वो शुरू हो गए थे पकड़ना कि जी क्रैकिंग क्यों काज हुई, इसकी रीजन क्या थी, उसका लॉजिक क्या था, उसकी वजह क्या थी। कंट्रोलिंग नॉन कन्फर्मिक्स आइडेंटिफिकेशन कि जी नॉन कन्फर्मेंस आइडेंटिफिकेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पे बात होगी। एक तो है जी आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग वर्क, काम के दौरान आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको। व्हेन ऑपरेटर्स आर एंगेज इन एन एक्टिविटी टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, द एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग और मार्केटिंग मॉडिफिकेशन इज कंसिडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ दैट एक्टिविटी, राइट। When the operators are engaged in an activity to produce a product, जब वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट सारे ऑपरेटर्स, the act of regulating or making modification is considered a component of that activity। यानी जब वो उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं या थोड़ी बहुत उसमें वेरिएशन करते हैं तो वो कंपोनेंट ऑफ एक्टिविटी के तौर पे लिया जाता है। इन ए सेंस एनी चेंजेस मेड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट आर नॉट कंसिडर नॉन कन्फर्मिटी। तो प्रोडक्ट के दौरान चीज करते हैं इसको नॉन कन्फर्मिटी के तौर पे लोग लेते ही नहीं, इजी लेते हैं। दूसरा है कंप्लीशन ऑफ वर्क। जब कंप्लीशन ऑफ वर्क के दौरान कब ये कंट्रोल की जा सकती है नॉन कन्फर्मेशन आइडेंटिफिकेशन, ये बेसिकली डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग वर्क, फिर कंप्लीशन ऑफ वर्क की स्टेज पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है नॉन कन्फर्मेंस आइडेंटिफिकेशन को। नॉन कन्फर्मिटीज आर यूजुअली डिटेक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। यस, ये हम जनरली एंड पे की जाती है। दिस अकर्स व्हेन द कंप्लीटेड प्रोडक्ट व्हिच इज द रिजल्ट ऑफ वर्क, जो रिजल्ट का है, इज इंस्पेक्टेड विद रिगार्ड टू द प्री एस्टैब्लिश्ड रिक्वायरमेंट, जो कि पुरानी रिक्वायरमेंट के साथ इसको किया जाता है और फिर वो उधर सरफेस होती है। कंट्रोलिंग नॉन कन्फर्मेशन आइडेंटिफिकेशन में हमने आपने गौर किया होगा, पहले हमने ड्यूरिंग वर्क उसको आइडेंटिफाई किया, फिर कंप्लीशन ऑफ वर्क में देखा, अभी हम उसको इंस्पेक्शन फेज में देख रहे हैं। The purpose of inspection with respect to product is as follow। inspection का क्या पर्पज होता है? 1. To provide a basis for action for the product already on hand, यानी उसको क्वालिफाई करना कि वो एक्शन के लिए रेडी है और क्वालिफाई करती है। टू डिसाइड इफ द प्रोडक्ट मीट्स रिक्वायरमेंट, के प्रोडक्ट्स वो रिक्वायरमेंट मीट कर रही है, सर्टन करना होता है इंडिपेंडेंट एजेंसी ने। फिर टू प्रोवाइड बेसिस फॉर एन एक्शन विद रिगार्ड टू द प्रोसेस, के प्रोसेस को भी क्वालिफाई करना होता है कि ये प्रोसेस जैसे बनी है वो ठीक है क्योंकि प्रोडक्ट ठीक है। टू डिसाइड इफ द प्रोसेस रिक्वायर्स एक्शन, के जो प्रोसेस है अगर इन केस वो मीट नहीं कर रही तो प्रोसेस में क्या एक्शन रिक्वायर्ड है टू ब्रिंग इट मोर कोहेरेंट, प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड एंड प्रिंसिपल सेंटर्ड। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन कन्फर्मेंस प्रोडक्ट when in the course of inspection by the operator or independent inspector non-conformance products is detected, it should be identified by some suitable means, that is tags, markings or location। किसी भी suitable mean के साथ इसको identify करनी चाहिए जिसमें tag आ जाते हैं, identification आ जाती है और markings के साथ इसको clarity आनी चाहिए कि ये वो area है जिसमें बात हो रही है। Controlling non-conformance identification, उसमें अगली स्टेज पे आ गई। पिछले जैसे आपने देखा होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन कन्फर्मेंस प्रोडक्ट के दौरान थी, अगली आ गई सेग्रीगेशन शॉर्ट रन प्रोडक्शन, यानी जब शॉर्ट रन प्रोडक्शन की बात हमने की तो उस पर भी बात आई इसकी। देयर आर केसेस वेयर द लॉट और द बैच इंटीग्रिटी मस्ट बी मेंटेन्ड,
यानी कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें लॉट की या पूरे बैच की इंटेग्रिटी या उसकी जो कंप्लीटनेस है, उसकी जो बॉन्डेज है, जो उसकी कलेक्टेड चीज़ है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। इन सच सर्कमस्टांसेस द नॉन कन्फर्मिंग यूनिट मस्ट बी अप्रोप्रिएटली आइडेंटिफाइड टू इंश्योर अगेंस्ट देयर यूज। उसके मुताबिक उसको यूज के लिए देखना चाहिए। वेयर इंटेग्रिटी ऑफ द लॉट इज नॉट एन इशू, यूनिट्स शुड ऑल बी आइसोलेटेड और रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन टू प्रिवेंट अनइंटेंडेड यूज। जो अनइंटेंडेड यूज से वो साइड पर रख देनी चाहिए वो लॉट, ताकि वो मिक्स होके नए इश्यूज ना क्रिएट करे। सेग्रीगेट करना जरूरी है, जिसका हेडिंग है सेग्रीगेटिंग शॉर्ट रन प्रोडक्शंस, उनको सेग्रीगेट करना नहायत ही जरूरी है। अभी हम बात कर रहे थे कंट्रोलिंग नॉन कन्फर्मेंस आइडेंटिफिकेशन के, हम सेग्रीगेशन तक पहुंचे थे शॉर्ट रन प्रोडक्शन के केस में। अभी लॉन्ग रन प्रोडक्शन जो है उसके केस में कैसे करेंगे इसकी कंट्रोल। तो इन द केस ऑफ मैस प्रोडक्शन और द कंटिन्यूस होमोजेनियस फ्लो, एक होमोजेनियस फ्लो होता है, नॉन कन्फर्मिंग यूनिट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोसेस फॉर डिस्पोजिशन, कि वो जो नॉन कन्फर्मिंग यूनिट्स है उसको ऑल टुगेदर रिमूव कर देना चाहिए। नॉन कन्फर्मिंग यूनिट मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर मटेरियल्स टू प्रिवेंट अनइंटेंडेड यूज। अगेन वो बाकी से मटेरियल से, बाकी चीज़ों से उनको अलहदा कर देना चाहिए ताकि वो अनइंटेंडेड यूज ना उनका हो जाए। रिस्क क्या है जी, जो कि जो नॉन कन्फर्मेंस एंड कंट्रोल जब करते हैं उसमें रिस्क लेवल पे क्या आता है। एसोसिएटेड नॉन कन्फर्मेंस रिस्क लेवल्स आर डिफाइंड एज फॉलोज। कौन कौन से रिस्क हैं? पहला रिस्क है क्रिटिकल, बहुत अहम पॉइंट है ये। क्रिटिकल रिस्क, अ नॉन कन्फर्मिटी दैट मे कॉज bodily harm, injury, death और prevent the product from performing its intended function, जो कि सीरियस हो सकती है, डेथ, इंजरी और प्रोडक्ट को अपने फंक्शन से रोकती है। देन इज द मेजर, ये रिस्क के टाइप्स हैं। अ नॉन कन्फर्मिटी दैट मे रिड्यूस द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट एंड इज रेडिली नोटिसेबल बाय द कस्टमर, जो कि कस्टमर जिसको नोटिस कर ले और कंसिडरेबल रिड्यूस करती है उसकी लाइफ। और फिर माइनर नॉन कन्फर्मिटी दैट इज नाइदर क्रिटिकल नॉर मेजर, यानी क्रिटिकल है, मेजर है और माइनर है, ये तीन टाइप्स हैं उसकी जो सैंपल से देखी जाती हैं। ओवर द ईयर्स, अभी इसमें देखें डिस्पोजिशन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्पोजिशन। ओवर द ईयर्स देयर हैव बीन मैनी वेज टू डिटरमिन हाउ टू डिस्पोज द नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल, द फॉलोइंग आर सम करंट प्रैक्टिसेस, कि यानी जो नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री लेवल पे आइडेंटिफाई हो गया, उसकी क्या डिस्पोजल होगी, कैसे की जाए, उसको देख रहे हैं। नंबर 1 इज मटेरियल रिव्यू बोर्ड। मटेरियल रिव्यू बोर्ड बनाए जाते हैं। इन सम केसेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव अडॉप्टेड टू एस्टैब्लिश अ ग्रुप ऑफ टॉप मैनेजर्स टू रिव्यू द नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल फॉर डिस्पोजिशन। दिस रिक्वायर्स द कंसेंसस ऑफ ऑल द मैनेजर इन द डिस्पोजिशन डिसीजन। ये सारे मैनेजर पे मुश्तमिल एक बोर्ड बना दिया जाता है जो इसके डिस्पोजल का डिसीजन देता है और हर एक के कमेंट्स लिए जाते हैं उसमें। दूसरा है मैनेजमेंट लेवल पे क्या होता है। Other organizations have delegated the responsibility for disposition of non-conforming products to a specific departmental manager or managers। किसी एक डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए कि जी इसके डिस्पोजिशन ऑफ नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल की इन द लाइट ऑफ SOPs आपके जिम्मे है। प्रॉपर पॉलिसी गाइडलाइन टॉप मैनेजमेंट उनको दे देती है। ऑपरेटर्स के लेवल पे इन सम केसेस ड्यू टू द नेचर ऑफ द नॉन कन्फर्मेटरी द ऑपरेटर्स कैन डिस्पोज ऑफ नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल्स इमीडिएटली, जो कि ऑपरेटर्स उसको इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं जल्दी से। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, अभी हम बात करेंगे जी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, दैट इज CAPA। अगेन आई रिपीट, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, दैट इज CAPA मेथोडोलॉजी। ये क्या है? इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड। केस में इमीडिएट एक्शन क्या हो गया? व्हेन द नॉन कन्फर्मिटी हैज एन associated risk of critical or major corrective action should be taken immediately। राइट, इस पॉइंट पे गौर करते हैं। When the non-conformity has an associated risk of critical or major, जब पहले दो रिस्क हैं जो कि डेथ वाला है और दूसरा मेजर कस्टमर नोटिस करता है, corrective action should be taken immediately। इन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। If the non-conformity is detected while the product is in transit, जब रास्ते में है, to the customer or storage, the customer must be notified at once and the material placed in कर्टेन, यानी बेसिकली कस्टमर को फौरन इन्फॉर्म करेंगे ये जी मटेरियल में या हमारी प्रोडक्ट में मसला है, सो दैट आपका वो बॉन्डेज वो रिस्पेक्ट कायम रहे। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी क्या होगा? एन एनालिसिस शुड बी मेड ऑफ द नॉन कन्फर्मिटी बाय प्रोडक्ट टू डिटेक्ट
स्टैटिस्टिकल ट्रेंड्स उसके लिए जाए, डाटा लिया जाए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसके ट्रेंड्स क्या हैं, ट्रेंड एनालिसिस किया जाए जिसे कहते हैं डिटेल में कि ये किस तरफ को जाएगा, कैसे हो रहा है और इसके क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं। दिस इज डन यूजिंग रैंक्ड ऑर्डर एनालिसिस टू डिटरमिन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग नॉन कन्फर्मिटी करेक्टिव एक्शन। ये जो एनालिसिस होता है उसको किया जाए ताकि ये एग्जैक्ट पिक्चर आपके सामने आ जाए। करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन मेथोडोलॉजी दैट इज CAPA, इस पे बात हो रही थी हमारी। व्हेन परफॉर्मिंग आइदर करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन द स्टेप्स आर द सेम। अच्छा, दोनों केसेस में चाहे आप करेक्टिव एक्शन ले रहे हो या प्रिवेंटिव ले रहे हो, दोनों में स्टेप्स वही हैं, दे आर सेम स्टेप्स। इट शुड बी नोटेड दैट द करेक्टिव एक्शंस आर ऑलवेज प्रोडक्ट बेस्ड। जो करेक्टिव हैं प्रोडक्ट बेस्ड होते हैं, जब प्रोडक्ट बन गई उसको दिया जाता है। whereas the preventive actions are process और सिस्टम बेस्ड। हम बात कर रहे थे करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन CAPA मेथोडोलॉजी पे बात हो रही थी। व्हेन परफॉर्मिंग आइदर करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन द स्टेप्स आर द सेम। जब भी करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस को लिया जाए, दोनों केसेस में स्टेप्स एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट करेक्टिव एक्शंस आर ऑलवेज प्रोडक्ट बेस्ड। जब भी करेक्शन जनरेट की जाती है या करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, दे आर प्रोडक्ट बेस्ड। whereas preventive actions are process और the system based। preventive action जितने हैं वो process और system based हैं और उनको उस तरह लिया जाता है। तो steps are as follow, उसमें जो steps हैं different steps हैं स्लाइड पे दिखाए गए हैं। Number 1, investigate the cause of the non-conformities relating to the product process and quality system and record the results of the investigation। अब investigate करते हैं कि उसकी non-conformity की reasons क्या हैं relating to the product process quality system, कि उसको पूरा एनालिसिस शुरू से किया जाता है कि क्या रीजंस हैं। सेकंड स्टेप जो इसमें बड़ा अहम है, आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ इश्यूज रिक्वायरिंग करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस। जो करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन आता है उसकी रूट कॉज को देखा जाता है। वी जस्ट एड्रेस इट फ्रॉम द मेन रूट कॉज। Thirdly is the determine the steps needed to deal with any problems requiring corrective or preventive actions। जो steps उसके लिए लेने चाहिए। So to summarize I would just share with you कि पहला स्टेप है इन्वेस्टिगेट करें कि है क्या चीज़, प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करें कि इनके करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शन जो लेना है उसकी कौन कौन से इश्यूज हैं, काजेस क्या है, रूट काज क्या है। उसके बाद उसके डिटरमिन दी स्टेप्स, जो रूट काज आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, उसमें से फिर आपने एक्सटिगेट कर ली रूट काज क्या है, और फिर आपने वो स्टेप्स जो रूट काज को जो इन फ्यूचर डेज टू कम वो ना आए वो आप स्टेप्स जनरेट करते हैं। CAPA मेथोडोलॉजी इंप्लीमेंट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, तो उसके बाद करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस को इंप्लीमेंट करें। फिर अप्लाई कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन इज टेकन। हाँ, आप इसको इंश्योर भी करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स इस तरह हम कहते हैं इंश्योर करें, तो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंश्योर दैट के दीज एक्शंस दीज स्टेप्स आर इम्प्लीमेंटेड वेल। देन इनिशिएट कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट एक्शंस टेकन आर इफेक्टिव। हाँ, एक तो देखें कि एक्शन लिए गए, दूसरा ये देखें कि वो इफेक्टिव भी हैं। Thirdly, confirm that the last step है ये इसमें, confirm that relevant actions on information action taken is submitted for management review। और साथ साथ वो relevant जो हम काम कर रहे हैं, जो एफर्ट हो रही है, जो स्टेप्स लिए हैं सारे, वो मैनेजमेंट रिव्यू के लिए साथ साथ पुट अप किए जा रहे हैं, सो दैट इट इज इन दी वेरी मच मैनेजमेंट नॉलेज उनकी पेरिजल के लिए। ऑर्गेनाइजिंग फॉर क्वालिटी, ये बड़ी अहम चीज़ है कि हाउ टू ऑर्गेनाइज फॉर क्वालिटी। The purpose of organizing is to establish lines of authority। Yes, किसको lines of authority को establish किया जाए। A line of appropriate authority creates order within the company, जो कि proper company के अंदर order convey होते हैं। This is necessary in order to prevent chaos and everybody is trying to do everything at once। इसमें compartmentation है, JDs जनरली बनाए जाते हैं, job description। हर बंदा हर वक्त हर काम करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि job assign किए जाते हैं, जो जिसका job है वही करे। जॉब एनालिसिस कार्ड्स भी इसको कहा जाता है। टू क्रिएट सिनर्जिज्म, ये सिनर्जी का एक बड़ा अहम स्टेप है। डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स नीड टू वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रिजल्टिंग इन हायर एफिशिएंसी। एक कोऑर्डिनेटेड इकट्ठी एफर्ट होनी चाहिए जो एक हायर एफिशिएंसी की तरफ लीड करे। इन अफेक्ट 3 people वर्किंग टुगेदर कैन डू मोर वर्क देन 10 people वर्किंग सेपरेटली। यस, ये 2+2 4 नहीं है, ये 2+2 10 के बराबर है, कि वो एक कंबाइन एफर्ट है कि जो कि बाकी उतना सेपरेटली अगर आइसोलेशन में करें तो इकट्ठों का कितना इम्पैक्ट होगा।
Another benefit of organizing the business is more efficient communication and reduced conflict by ensuring that authority and responsibility coincide. Authority और responsibility coincide नहीं होती और लोग people are busy to give their own output in their own spheres. अभी हम बात करेंगे जी categorization of duties पे. Organizing can be viewed as categorizing activities. ये आप different activities को categorize कर देते हैं in a business by some meaningful attributes किसी meaningful तरीके से. In most cases, business activities can be categorized into leadership, product or service producing and support. यानी ये तीन मेजर एरियाज में तकसीम हो सकती हैं. एक तो लीडरशिप होगी, दूसरी प्रोडक्ट और सर्विस होगी और दूसरी सपोर्ट, उसकी जो सपोर्ट सिस्टम है वो हो गया. A category is a responsibility center with an activity or collection of activities controlled by a single individual. ये कैटेगरी है जिसको मॉनिटरिंग, जिसका हेड या टीम लीडर जो है एक सिंगल इंसान है, एक सिंगल लीडर है जो नीचे जिसके नीचे हायरार्की है. इन द क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स आर प्रपोज्ड फॉर ईच रिस्पांसिबिलिटी सेंटर. हर रिस्पांसिबिलिटी सेंटर के लिए ऑब्जेक्टिव्स प्रपोज कर दिए जाते हैं. द रिस्पांसिबिलिटी सेंटर देन बिकम्स द फोकल पॉइंट फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल. वो फिर रिस्पांसिबिलिटी सेंटर जो है एक फोकल पॉइंट के तौर पे इमर्ज होता है फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल के सिलसिले में. लीडरशिप का रोल क्या है इसमें? द लीडरशिप कैटेगरी कंप्राइजेस दोज इंडिविजुअल्स. हमने कहा था ना कि तीन कैटेगरीज बनाई थी, लीडरशिप, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और स्पोर्ट मैनेजमेंट की. तो लीडरशिप पे बात हो रही है. द लीडरशिप कैटेगरी कंप्राइजेस दोज इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन पर करते हैं और गाइड करते हैं लोगों को, एंड गाइडेंस विद इन दी कंपनी, जो कंपनी के अंदर गाइडेंस और वो गाइड देते हैं. दिस इंक्लूड्स एस्टैब्लिशिंग पॉलिसीज, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स. ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश करते हैं, पॉलिसीज, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स, वो अपना उनकी विजन चल रही होती है. दिस ग्रुप हैज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनके पास अथॉरिटी भी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द ओवरऑल सिस्टम डाउन टू इट्स इंडिविजुअल प्रोसेसेस. ऊपर से लेकर टॉप टू बॉटम इनके पास अथॉरिटी बड़ी क्लैरिटी में होती है. इन जनरल द हाईएस्ट लेवल ऑफ लीडरशिप, दैट इज एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इन द कंपनी, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डायरेक्शन, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. जो कि पूरा बिजनेस रन करने की उस पर हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस लीडरशिप पे. इंडिविजुअल प्रोसेस लीडर्स, दैट इज डिपार्टमेंटल मैनेजर्स भी इनको कहते हैं, इन टर्न आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसीजर्स नीडेड टू अचीव अ गिवन ऑब्जेक्टिव. ये उस जो उसके डिपार्टमेंट को ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसकी कंप्लीशन या फुलफिलमेंट इनके जिम्मे होती है. Each individual with decision-making authority in an organization has responsibility for some aspect of achieving the company's objective. हर individual को with some authority, responsibility, accountable बनाया जाता है towards the end objective, जो long term objective चल रहा है उस enterprise का. It is essential to recognize this through the development of quality management system. ये QMS के through उसको मेजर किया जाता है, उसको एक्टिवेट किया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है. That is the focus of the performance reporting system इज ऑन दी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स. ये उनका फोकस है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को ये देख रहा होता है. दूसरा एलिमेंट जिस पे हम बात अब नो वी विल टॉक अबाउट दी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूसिंग पे बात होगी. ये दूसरा एलिमेंट है, इट इज प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूसिंग. अ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूसिंग सेंटर इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोडक्ट रियलाइजेशन सेंटर if the person responsible has authority for producing or providing products or services to the customer, right? The product or service producing category contains those individuals who are directly engaged in providing an output to the customer, जो कि एक output customer को दे रहे होते हैं. This encompasses sales की बात है, इनकी engineering की बात है, and production activities तीनों की है, sale की, engineering की और production की. Ironically, the perceived order of importance of these activities is in reverse order. Yes, sales, engineering और production जो है. That is, production activities are the most visible, whereas engineering and sales are indirectly perceived as an impacting overall output, जो कि overall output को impact कर रही होती है. Now we see a very critical slide. ये बहुत अहम slide है, इसको जरा गौर से kindly focus कीजिएगा. Product or service producing activities. आप देखें जी, दो चीज़ें हैं, एक कस्टमर है, एक सप्लायर है. अगर आप कस्टमर को गौर से पहले उसकी फ्लो को लेते हैं, कस्टमर से रिलेटेड है सेल्स, सेल्स से इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग से ऑपरेशंस, फिर शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन, ट्रेसेबिलिटी और आइडेंटिफिकेशन आ गई. दूसरा है सप्लाई. सप्लायर वो है जो सप्लाई कर रहा है, जो रॉ मटेरियल दे रहा है. रिसीविंग इंस्पेक्शन कर ली, फिर रिसीविंग इंस्पेक्शन से जनरेट हो गई रॉ मटेरियल इन्वेंट्री. रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के बाद उसने, आपने देखा कि उस प्रोसेस से ही उसने
वापस उसको कर दिया। लेकिन ऑपरेशंस वाले में जो कस्टमर वाला था, जब ऑपरेशंस में पहुंचा, शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन, ट्रेसेबिलिटी और आइडेंटिफिकेशन से फिर उसकी शिपिंग की तरफ गया और फिर अगेन द लूप इज क्लोज्ड ऑन दी कस्टमर। कस्टमर से शुरू हुई लूप और कस्टमर पे खत्म हुई और बीच में वो सारे प्रोसेसेस आ गए। कस्टमर से मीन कस्टमर फीडबैक पे। अभी सपोर्ट सिस्टम हमने 3 चीजें बात की थी कि लीडरशिप, प्रोडक्शन और दी सर्विस, जिसकी पिछले फिगर पे हमने बात की थी, और तीसरी चीज हमने बात की थी सपोर्ट। अभी सपोर्ट पे हम आ गए। A support center is a category in which manager has the authority only for providing management information or internal services within the organization with regard to product realization activities or the efficiency and effectiveness। जो उसकी efficiency और effectiveness के मतलब बात करते हैं वो। Individuals involved in providing the leadership group with information used to make decisions regarding the efficiency and effectiveness of the business are considered support staff। जो उसके साथ हैं वो support staff के तौर पे देखे जाते हैं। This would include accounting, human resource and quality। ये 3 चीजें हैं। These individuals provide information and resources with regard to the business performance, जो कि business performance के regard से इनके resources की बात करते हैं। This can be in the form of a financial report, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और एफिशिएंसी रिपोर्ट। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट की भी हो सकती है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग की भी हो सकती है और एफिशिएंसी रिपोर्ट के लिहाज से भी हो जाती है। अब ये स्लाइड पे हम देखेंगे, गौर करें तो सपोर्ट एक्टिविटीज की बात करेंगे। सपोर्ट एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? पहली है जी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग की आ जाती है, फिर बिजनेस इंप्रूवमेंट की एक्टिविटीज है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग की एक्टिविटीज पे अगर हम फोकस करें तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, दैट इज QMS। उसके बाद मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और फिर उसके बाद आ जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है कि रिसोर्स मैनेजमेंट करें, करेक्ट रिसोर्स टू बी आइडेंटिफाइड फॉर द करेक्ट टाइम। बिजनेस इंप्रूवमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, जो कि मैंने शुरू में भी बात की कि जब भी मशीन्स की बात आती है इक्विपमेंट की, उनकी कैलिब्रेशन है, उनकी मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मेजरमेंट्स, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, जो मेजरमेंट्स हैं उनका एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट वो भी आ जाता है किसी हद तक। इनकॉन्ग्रुएंस जो है ये बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूसिंग एंड सपोर्ट कैटेगरीज कैन नॉट बी इंटरमिक्स्ड। वेरी राइट, बहुत अहम पॉइंट है, जरा इस पे काइंडली हम दोबारा गौर करते हैं। प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूसिंग एंड सपोर्ट कैटेगरीज कैन नॉट बी इंटरमिक्स। ये इंटरमिक्स नहीं हो सकती। प्रोडक्शन वाले और लोग हैं, सर्विस प्रोड्यूसिंग वाले और हैं, और सपोर्ट वाले और हैं। इफ अ सपोर्ट एक्टिविटी इज रॉन्गफुली प्लेस्ड इनटू द प्रोडक्ट और सर्विस फंक्शन, it produces group incongruence resulting in negative entropy। एक नेगेटिव एंट्रोपी शुरू हो जाती है अगर सही ग्रुप में इनको प्लेस ना किया जाए तो सपोर्ट वालों को। Eventually the magnitude of the incongruence can become so great that it may result system business failure। बाज़ दफ़ा इतना हैवी हो जाता है इसका इम्पैक्ट या मैग्नीट्यूड के बिजनेस फेलियर की तरफ भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, having finance reports written under sales would cause conflict that would create chaos and because they diametrically opposed purpose। ये एक डिफरेंट एंगल से हो जाती है। अगर फाइनेंस बोर्ड आप सेल्स वालों के नीचे से निकालेंगे तो डिफरेंट होगी और एक इंडिपेंडेंट होगी तो डिफरेंट होगी, क्योंकि फाइनेंस इज अ सपोर्ट सिस्टम। द सेम वुड बी ट्रू इफ यू प्लेस अ क्वालिटी ग्रुप अंडर प्रोडक्शन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम काम। क्वालिटी पीपल हैज टू बी अंडर एग्जीक्यूटिव और द टॉप मैनेजमेंट, वरना इन्फ्लुएंसर्स शुरू हो जाएंगे, नेट शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे का लिहाज शुरू हो जाएगा और प्रोडक्ट कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी, स्टैंडर्ड लॉज हो जाएंगे। सो क्वालिटी हैज टू बिकम अंडर द टॉप मैनेजमेंट एंड इंडिपेंडेंट। सो उन्होंने यही कहा, सेम वुड बी ट्रू इफ यू प्लेस अ क्वालिटी ग्रुप अंडर प्रोडक्शन। अगर उसको भी आपने अंडर प्रोडक्शन कर दिया तो। बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर्स, द ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नेचर ऑफ द वर्क दे परफॉर्म। The organizational departments are defined by the nature of the work they perform। जो वर्क वो परफॉर्म कर रहे होते हैं उसकी नेचर से वो होते हैं। प्रेसिडेंट रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स हु एस्टैब्लिशेस द ब्रॉड कंपनी पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। जो प्रेसिडेंट है वो मोस्टली ब्रॉड कंपनी पॉलिसीज को, ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को, स्टैंडर्ड्स को रेफर करती हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द इंडिविजुअल्स in the leadership group provide monthly or weekly reports to the support functions with respect to the outputs of their departments, showing progress toward goal attainment। goal attainment की तरफ वो progress show करते हैं at the end of the day। for example, line and staff organization हमें दिखाई गई है। president है, sales हैं, engineering है, operations हैं, quality है, personal है, finance है, ये सारे department उनको
क्लैरिटी में दिए गए हैं, जो कि प्रेसिडेंट के नीचे ऑपरेट करते हैं। और प्रेसिडेंट जो है, जैसे पिछली स्लाइड पे बात की थी, प्रेसिडेंट रेफर्स टू द इंडिविजुअल हु एस्टैब्लिश द ब्रॉड कंपनी पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स। ओवरऑल विजनरी स्टेटमेंट लेकर होता है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात कर रहा होता है प्रेसिडेंट। नो वी एंड विद दिस टुडेज लेक्चर, और हम इसको ख़त्म करते हैं। Now I'll be sharing with you the summary of the 25th lecture जो आज हमने बातचीत की, so that we recapitulate and recomprehend all the things. Summary में क्या है जी, department managers are primarily concerned with the efficiency of certain activities in their department which are indicators of the overall performance. वो अपनी department की overall performance को देख रहे होते हैं। By monitoring these activities, departmental managers can prevent, reduce or eliminate नॉन कन्फर्मिटीज, यानी उसको जब मॉनिटर करेंगे, क्लोजली देखेंगे तो रिड्यूस कर सकते हैं। टू डू दिस दे मस्ट डिटरमिन द आउटपुट ऑफ ईच एक्टिविटी एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप विद रिगार्ड टू द प्रोवाइडिंग अ वैल्यू टू द कस्टमर। कस्टमर फोकस्ड ही चीजें हैं और नॉन कन्फर्मिटी को रिड्यूस करना इज द मेन थिंग। सम एक्टिविटीज provide support to achieving the desired output while others directly relate to or incorporate into the output itself. कुछ एक्टिविटीज सपोर्ट कर रही होती हैं सिस्टम को, कुछ एक्टिविटी सिस्टम के इनबिल्ट हिस्सा होती हैं, सो दे आर टू बी आइडेंटिफाइड वेल। ईच एक्टिविटी यूजुअली हैज अ सोर्स डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द आउटपुट। हर एक्टिविटी का अपना सोर्स डॉक्यूमेंट होता है रिलेटेड टू द आउटपुट। दिस कुड बी परचेज ऑर्डर, पैकिंग लिस्ट और ट्रेनिंग रिकॉर्ड। ये डिफरेंट चीजें हैं जो उसके साथ उसका परचेज ऑर्डर का हिस्सा या उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होती है सपोर्टिंग एक्टिविटी के तौर पे। द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट इन राइटिंग विच प्रिजर्व्स द नॉलेज ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो कि प्रॉपर नॉलेज होता है। डिजिटल चेंज हो सकते हैं लेकिन रिकॉर्ड आपके पास है इंटरप्राइज की ग्रोथ के लिए, इंटरप्राइज की फ्यूचर रिलेशन के लिए, ट्रेंड एनालिसिस के लिए, फ्यूचर बिजनेस के लिए, ये सब कुछ बहुत जरूरी है। इन दिस वे की डेटा आर कलेक्टेड टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट को यूजफुल इंफॉर्मेशन दी जाती है थ्रू द की डेटा। वंस द डेटा हैव बीन कलेक्टेड on records, these records must be categorized and summarized to provide a chronology of events related to the department's output. department के output के लिए वो chronology of events पे बात होती है। पिछली स्लाइड में हमने chronology की बात की थी। दी chronology usually provide the following information. chronology में क्या कुछ आता है? नंबर ऑफ आउटपुट्स प्रोड्यूस्ड, आउटपुट्स जो प्रोड्यूस किए गए थे वो क्या हैं? नंबर ऑफ नॉन कन्फर्मिटीज फाउंड, नॉन कन्फर्मिटीज जो फाउंड हुई वो क्या हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ द नॉन कन्फर्मिटीज, जो नॉन कन्फर्मिटीज थी उनके डिस्क्रिप्शन क्या है? द डिपार्टमेंटल मैनेजर शुड एस्टैब्लिश गोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स इन राइटिंग विच आर कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस, जो कि कंपनी परफॉर्मेंस के साथ कंसिस्टेंट है। इन एडिशन डिपार्टमेंटल मैनेजर्स शुड आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड यूज्ड टू कलेक्ट पोटेंशियल पर्टिनेंट डाटा, जो कि पर्टिनेंट डाटा है उस डाटा को लेना, ऑर्गेनाइज करना, उसके ट्रेंड्स निकालना, वो भी मैनेजर के स्कोप में आता है, सो दैट ही इज वेल अवेयर ऑफ द एंटायर सिस्टम एंड ऑपरेटिंग अंडर हिम। विद दिस वी फिनिश द समरी ऑफ द लेक्चर 25 और आई होप यू हैव रिकैप्चुलेट और आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, और हम नहीं तो मजीद इंशाल्लाह वी आर विद यू नेक्स्ट टाइम बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट लेक्चर विल बी शेयरिंग द समरी विद यू। एज यूजुअल बिफोर एंडिंग माई लेक्चर, मैं लेक्चर के एंड पे भी आपको एक मैसेज देता होता हूँ, वो है फॉर एग्जांपल आज सूरह हजरात की आयत का ट्रांसलेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ओ यू हु बिलीव, ऐ ईमान वालो, अवॉइड मच सस्पिशंस, इंडीड सम सस्पिशंस आर सिंस। सस्पिशंस के चक्कर में ना पड़े, ये सिंस हैं, ये गुनाह हैं। एंड स्पॉय नॉट नाइदर बैक बाइट वन अनदर, एक दूसरे की टो में ना रहो जिसको उर्दू में कहा जाता है, और बैक बाइट भी ना करें, एक दूसरे की गीबत भी ना करें। वन अनदर, वुड वन ऑफ यू लाइक टू ईट द फ्लैश ऑफ हिज डेड ब्रदर। माय गॉड, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब हम किसी की गीबत करते हैं तो अल्लाह पाक कहते हैं सूरह हजरात में, कुरान हकीम फुरकान हकीम में इरशाद है अल्लाह की पाक किताब में, वुड वन ऑफ यू लाइक टू ईट द फ्लैश ऑफ हिज डेड ब्रदर। क्या मैं और आप, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेंगे? ये गीबत की एक्चुअली पनिशमेंट है। अल्लाह ना करे, अल्लाह मुझे और आपको हमेशा गीबत से बचाए, परेशानियों से बचाए, और इस ईवल से, इस शैतानी ईवल से जरूर महफूज रखे। यू वुड हेट इट, ऑब्वियसली आप इसको नफरत करेंगे। सो हेट बैक बाइटिंग, अगर आप इससे नफरत करते हैं तो गीबत से नफरत करें। एंड फियर अल्लाह, अल्लाह से डरें, अल्लाह का खौफ इख्तियार करें। वेरीली, यकीनन अल्लाह इज द वन, अल्लाह ही है हु एक्सेप्ट्स रेपिटेंस
मोस्ट मर्सीफुल। यस, वही खुदा रब्बे जुल जलाल है, वही खुदा है जो मोस्ट मर्सीफुल है, रहमान है, रहीम है, करीम है। सो इस आयत के अगर हम ट्रांसलेशन पे या समरी पे जाएं, जो मैंने पॉजिटिविटी के मैसेज में एक दिन पहले भी आपसे शेयर किया था, कि बहुत बड़े गुनाह हैं, हसद, गीबत, गैर ज़रूरी लोगों की टो में रखना, गैर ज़रूरी लोगों के मामलात में इंटरफेयर करना, ये बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं। बहतानबाजी, गीबत, हसद, रंज, ये सारी डिप्रेशन की अलामतें हैं और ये नेगेटिविटी है। सो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, रब्बे जुल जलाल से, खालिक़े कायनात से, अपनी सारी ह्यूमिलिटीज़ के साथ, अपनी हम्बलनेस के साथ, ए मालिक तो खालिक तू राज़िक है, हर चीज़ तुझे रवा है, मैं इंसान हूँ, मेरी ज़ात ज़रा बे इंसान, मैं किस काबिल, मैं किस बाग की मूली हूँ, पंजाबी में कहा जाता है। मैं तो एक कतरे से भी मेरी औकात काम है। मालिक तू मेरी सुकात के सदके, तो अपनी रहनुमाई के सदके, मालिक तो अपनी रुबूबियत के सदके, अपने खालिक मालिक राज़िक होने के सदके, अपनी स्ट्रेंथ के सदके जो तू वहदहू ला शरीक है, मुझे माफ़ फरमा, मेरे दोस्तों को माफ़ फरमा, मेरे सुनने वालों को माफ़ फरमा, मेरे अजीज़ व कारब को माफ़ फरमा। हम इन गुनाहों से बचे रहें और हमें किसी का मोहताज ना करना सिवाय अपनी ज़ात के, और हमारे दिल की मालिक खालिक राज़िक उसी तरह सारी दुआएं कबूल कर ले। हमें माँ बाप का फरमा बरदार बना दे मालिक। हमें से अहल नहीं है, हमें कोई कैपेसिटी नहीं है, तू कैपेसिटी बिल्डर है, तो EM है, तो रीजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। हमें कोई मार्केटिंग नहीं आती, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आती, कोई अमल नहीं आता, कोई वसफ नहीं है। तो हम आपसे दुआ गो हैं मालिक, हमें वो स्किल, वो हिम्मत, वो मोटिवेशन डाल दे कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, किसी की ग़ीबत ना करें, किसी का गुनाह ना करें, किसी का हसद ना करें। हम एक प्रोडक्टिव, पॉजिटिव माइंडेड, एक अच्छा पढ़ा लिखा शहरी थोड़ा सा बना दे, ताकि हम अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। आमीन सुम आमीन। अगला मैसेज आपसे शेयर करेंगे, डोंट लूज होप। यस, शुरू में मैंने आपसे बात की थी, आपको याद होगा, होप इज लाइफ, and if life is not, hope is not there, life is not there. So it is said don't lose hope। इसके मतलब सूरह यूसुफ की आयत है, उसकी ट्रांसलेशन है एंटी डिप्रेशन है, ये भी सप्लीमेंट। It said and never give up hope of Allah's mercy। अल्लाह की रहमो करम की होप कभी ख़त्म ना करें, इसलिए तो कहा गया हमें यूसी गुनाह है। Certainly no one despairs of Allah's mercy except the people who disbelieve। यकीनन उन लोगों के सिवा जो अल्लाह पे बेईमान लोग हैं, जो काफिर लोग हैं, उनके अलावा कोई और मायूस नहीं होता। ये सूरह यूसुफ की आयत है, उसकी ट्रांसलेशन है। सो व्हाट आई वांट टू से, आप देखें, अगर आप क्लैरिटी में देखें एज पर लॉ ऑफ नेचर, तो आपको मल्टीविटामिन, आपको सप्लीमेंट सारे के सारे होप के, मोटिवेशन के, अच्छे डीड्स के, ट्रबल फ्री रहने के कहाँ से मिलते हैं? लॉ ऑफ नेचर के तहत हमारे दीन से मिलते हैं। बिकॉज योर रिलीजन इज अ लॉ ऑफ नेचर, इन लाइन विद द लॉ ऑफ नेचर। सो मैं एंड पे वही कहूँगा जो आपसे हमेशा कहता हूँ कि लेट्स इन्हांस आवर सेल्फ प्रोडक्टिविटी। हम अपनी ज़ाती प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, अपने तलकात को बढ़ाएं, अपने दाएं बाएं मिलने चालने वालों से अच्छे तलकात रखें, अपनी कर्टसी को बढ़ाएं, सेल्फ प्रोडक्टिविटी से प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, उसमें क्वालिटी लाएं। यकीनन अल्लाह के नबी की हदीस से अल्लाह लोगों पर रहम फरमाए, खास रहम फरमाए, जो काम भी करते हैं खूबसूरती से करते हैं। हम अपने प्रोफेशन के लिए अच्छे हों, अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छे हों, अपने लोगों के लिए अच्छे हों, अबव ऑल अपने माँ बाप के लिए अच्छे हों, बीवी बच्चों के लिए हों, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अच्छा ऑपरेट करें। सो आई एंड विद दिस लेक्चर विद दिस प्रे कि रब्बे ज़ुल जलाल, खालिक़े कायनात, मालिके कायनात, मेरी इस ज़ुबान के सदके, आपकी इस सोच के सदके, मेरी इस सोच के सदके, हमारी हम्बलनेस के सदके, हमारी सारी दिल की मालिक दुआएं एज सच कबूल कर ले। तेरे आगे कोई कमी नहीं है। वतर्ज़क़ु मन तशाउ बगैर हिसाब, तू चाहे जिसको जितना मर्जी रिज़्क़ अता कर दे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, तू हर चीज़ पे कादर है। सो आई प्रे टू अल्लाह अलमाइटी कि अल्लाह ताला हमारे दिल की सारी दुआएं कबूल करे। मुझे, आपको, हमारे पेरेंट्स को और प्यारों को अपनी हबीब के सदके, अपनी कायनात की रुबूबियत के सदके, अपने वादा उला शरीक होने के सदके हमारे पेरेंट्स की हमें खिदमत करने की तौफीक दे। हमारे प्यारे जो बीमार हैं उनको सेहत ज़िंदगी दे, और हमें अपना मोहताज रखे, अपने अलावा किसी और का मोहताज ना करे, और हमारे दिल की दुआएं कबूल करे। विद दिस आई एंड माई लेक्चर, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कन्वे माई वेरी स्पेशल रिगार्ड्स टू एल्डर्स, स्पेशली योर पेरेंट्स। और आप भी जितने हमारे एल्डर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बड़ी हमारी एल्डर्स हैं, हमें अल्लाह उनकी इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमाए। तो मुझे थैंक्स फॉर पेशेंस हेयरिंग, थैंक यू वेरी मच, फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मेरा, आपका, हमारे प्यारों का, पूरी कायनात के मुसलमानों का, पूरे पाकिस्तान का, हम सब का अल्लाह हमेशा हामी व नासर हो। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, फी मानिल्लाह, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।